Hello students, this video lecture is for Diploma 3rd semester CSE students for the subject of e-commerce by Ms. Neelam Sharma, Assistant Professor, भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दुर्ग। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने यूनिट नंबर 3 के डिजिटल कैश, ई चेक, ई वॉलेट, एम वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स जो भी हम यूज़ करते हैं ई कॉमर्स में, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम इस लेक्चर से यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यूनिट नंबर 4 जिनके टॉपिक हैं या यूनिट नंबर 4 का जो नाम है वो है ई कॉमर्स एंड रिटेलिंग, और जो टॉपिक हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे उन टॉपिक्स का नाम है जो सब इसी के अंदर आते हैं, रिटेलिंग के अंदर। चेंजिंग रिटेल इंडस्ट्री डायनेमिक्स, ओवर बिल्डिंग एंड एक्सेस कैपेसिटी, डेमोग्राफिक चेंजेस और कंज्यूमर बिहेवियर। ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर में आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले ई रिटेलिंग क्या होता है या रिटेलिंग क्या होता है। तो रिटेलिंग जो है एक प्रोसीजर है बल्क ऑफ अमाउंट के प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसका। जैसे कहीं भी कोई भी कंपनी होती है या फिर कोई बड़ी सी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर होता है, तो वो जो है वो डायरेक्ट माल सप्लाई नहीं करते, वो पहले किसी बीज वाले इंसान को या बिचौलिए को वो अपना प्रोडक्ट देते हैं और फिर वो उसको छोटे शॉपकीपर्स को देता है और फिर शॉपकीपर वो माल को बेचता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है इसी को हम रिटेलिंग कहते हैं, और ई रिटेलिंग का मतलब है जो ऑनलाइन होने लगी है आजकल। तो रिटेलिंग इज एक्सपेक्टेड टू चेंज विथ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑनलाइन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स that literally can be used from anywhere, anytime, from work, school and a hotel or car etc. तो रिटेलिंग जो है वो रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है उसमें, कैसे कि ऑनलाइन सेल्स जो है वो बढ़ गया है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो बढ़ गया है। आप कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे आप काम पे हो, स्कूल पे हो, होटल पे हो, कार पे हो, कहीं पर भी हो। तो ट्रेडिशनल मॉडल क्या था कि कस्टमर जाता था ख़रीदने के लिए, फिर उसको लोकेशन देखता था कि ये वाली चीज़ कहाँ मिलती है, उस लोकेशन पे जाता था, प्रोडक्ट लेके आता था। पर ऑनलाइन मॉडल में अब ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन मॉडल डायरेक्ट डील करता है कस्टमर से। इश्यूज़ जो है डेवलपिंग बिजनेस मॉडल के वो क्या है कि रिटेलर को बहुत सारे इश्यूज, जैसे प्रोडक्ट इश्यूज़ है, सॉफ्टवेयर इंटरफेस इश्यूज़ है, प्रोसेस इश्यूज़ है, प्राइसिंग इश्यूज़ है, पेमेंट इश्यूज़ है, मार्केट पेनिट्रेशन इश्यूज़ है। तो प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है, सॉफ्टवेयर इंटरफेस कैसा है कैसा नहीं है, प्रोसेस, प्राइसिंग और पेमेंट इश्यूज़ में ये होता है कि इतना सारा, जैसे हम कहीं जाते हैं दिल्ली, बॉम्बे, बड़ी कोई सिटी में हम गए, बल्क ऑफ अमाउंट में कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है हमको, तो उसको लेके आना, कैसे हम लेके आएंगे, हमने चेक से पेमेंट किया, कैश से पेमेंट किया, उसका प्राइस हमको जमा नहीं जमा, तो ये सारे जो हैं वो इश्यूज़ हुआ करते थे जब हम ऑनलाइन रिटेलिंग नहीं करते थे। तो चेंजिंग रिटेल इंडस्ट्री डायनेमिक्स के अंदर जो फैक्टर्स हैं वो सबसे पहला ये है कि ओवर बिल्डिंग और एक्सेस सप्लाई है, कि भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने प्रोडक्ट बना दिया और उसको सप्लाई भी बहुत ज़्यादा एक्सेस कर रहे हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस का मतलब होता है जो जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या के अकॉर्डिंगली जो चेंजेस होते हैं उसको डेमोग्राफिक चेंजेस कहते हैं। कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है आज की डेट में, टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट्स क्या है इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग में, जैसे कि टेलीविज़न रिटेलिंग है, सीडी रोम बेस्ड शॉपिंग है या ऑनलाइन बेस्ड शॉपिंग है। तो चेंजिंग रिटेल इंडस्ट्री डायनामिक्स के अंदर ही जो पहला पॉइंट था कि ओवर बिल्डिंग एंड एक्सेस सप्लाई जो है, विद ऑनलाइन रिटेलिंग कॉन्स्टेंट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस डिसअपेयर। तो ऑनलाइन रिटेलिंग के साथ जो है टाइम और स्पेस का जो बार था कि भाई टाइम आपको निकाल के प्रोडक्ट ख़रीदने जाना पड़ रहा है, स्पेस आपको बनाना पड़ रहा है जब वो प्रोडक्ट आ रहा है, तो ऑनलाइन रिटेलिंग के साथ ये दोनों जो चीज़ें हैं वो डिसअपेयर हो गई। 1980s में जो पीरियड ऑफ ओवर एक्सपेंशन था, प्रॉफिट्स वर डिक्लाइनिंग, रिटेलर्स रिड्यूस स्टाफ एंड मिनिमाइज मर्चेंडाइज टू रिड्यूस स्टाफ। 1980s में जब पीरियड ऑफ ओवर एक्सपेंशन चल रहा था, जब सब अपना बिजनेस बढ़ा रहे थे, प्रॉफिट कम हो रहा था, तब रिटेलर्स ने अपना स्टाफ कम किया, अपना बिजनेस कम किया और
इन सब के ज़रिए वो कम करके अपना पैसा बचाने की वो कोशिश करते थे। 1990s में कंपनी के ऊपर बहुत प्रेशर रहता था कि ग्रो और प्रोड्यूस प्रॉफिट, ये दोनों चीज़ें वो कैसे कर सकते हैं ऐसा। तो शॉर्टेज ऑफ एंट्री लेवल वर्कर्स means that retailers are using undertrained workers who are less able to emphasize with shoppers' need. Result is that shopping centers are unable to provide quality service. तो जो शॉर्टेज ऑफ एंट्री लेवल वर्कर्स था उस टाइम पे अंडर ट्रेंड वर्कर्स को रख लेते थे व्यापारी लोग, और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अच्छा माल बेच पाएंगे, पर ऐसा होता नहीं था क्योंकि वो अंडर ट्रेंड रहते थे। तो ये सारी दिक्कतें थी ओवर बिल्डिंग एंड एक्सेस सप्लाई में इन 1980s और 1990s में। डेमोग्राफिक चेंजेस के अंदर क्या था? डिक्लाइन इन अमाउंट ऑफ टाइम अमेरिकन्स आर स्पेंडिंग इन शॉपिंग मॉल्स। अमाउंट ऑफ टाइम जो है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो उस टाइम पे अमेरिकन जो थे वो शॉपिंग मॉल में काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे। रीज़न ये था टाइम कॉन्स्टेंट, सेफ्टी कंसर्न्स, ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन और इनसफिशिएंट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। तो छोटे व्यापारियों से ख़रीदने से अच्छा उस टाइम अमेरिका के लोग जो है वो मॉल्स पे ज़्यादा भरोसा करते थे। तो अमेरिकन शॉपिंग मॉल्स जो बोलते हैं उसको पहले बोला जाता था होम शॉपिंग नेटवर्क या CUC इंटरनेशनल, जिससे जो है लॉट ऑफ टाइम वेस्टेज टू पे इन मॉल्स। अब टेक्नोलॉजी जो है ई रिटेलिंग में जिसने इम्प्रूव किया, तो पहला था आपका शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में क्या होता था, एक ही छत के नीचे हमको हर दुकान मिल जाती थी, चाहे वो ग्रोसरी की हो, चाहे वो कपड़ों की हो, चाहे वो जूतों की हो। फैक्ट्री आउटलेट मॉल में क्या होता था, जो है स्टॉक ब्रांड नेम मैन्युफैक्चरर्स आइटम्स रहते हैं। सुपर सेंटर्स 3 और मोर एंकर स्टोर्स रहते थे। वेयर हाउस क्लब्स में क्या रहता था, कॉमन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स रहते थे होल सेल प्राइस पे जो मिलते थे बल्क क्वांटिटीज़ में। मेल ऑर्डर एंड कैटलॉग शॉपिंग, retailers offering all kinds of products that can be ordered over the phone. The goods are delivered within 48 hours. तो मेल ऑर्डर कैटलॉग शॉपिंग में क्या होता था कि रिटेलर जो है वो हर काइंड के प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते थे फ़ोन से, कैटलॉग देख के। पहले ऑनलाइन नहीं होती थी चीज़ें, तो सब चीज़ किससे होती थी, फ़ोन से होती थी। तो हम कैटलॉग देख के सारी चीज़ें फ़ोन से ऑर्डर कर सकते थे, वो 48 घंटे में हमको डिलीवर भी हो जाती थी। अब रिटेल इंडस्ट्री के डायनामिक्स में जो पहली चीज़ टेलीविज़न रिटेलिंग थी। होम शॉपिंग नेटवर्क आया, अमेरिका ने बनाया था इसको 1994 में। HSN 65.8 मिलियन टेलीविज़न हाउस होल्ड्स थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स, सिग्नल्स वाया केबल, ब्रॉडकास्ट डिश, सैटेलाइट एट्सेट्रा। तो टीवी रिटेलिंग का मतलब क्या होता है, जो टीवी में ऐड आते हैं प्रोडक्ट बेचने के, आपने देखे होंगे, टोल फ्री नंबर उस पर दिया होता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में वो बताते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले अमेरिका में चालू हुई थी, जिसका नाम था होम शॉपिंग नेटवर्क। तो टीवी रिटेल मार्केटिंग आर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स लाइक टीवी लाइव with a show host who present the merchandise and conveys information relating to the product, including price, quality, features and benefits. तो अभी भी होता है ये, आपने देखा होगा, आप हमेशा देखते हैं जैसे नापतौल का ऐड आता रहता है टीवी में, या कोई हर्बल टी का ऐड आता रहता है टीवी में। तो एक होस्ट होता है जो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, उस पर टोल फ्री नंबर देता है, अपनी प्राइस, क्वालिटी, फीचर, बेनिफिट्स, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में वो सारी चीज़ें आपको बताता है। तो इसको हम बोलते हैं टीवी रिटेल मार्केटिंग। तो हम जो है व्यूवर जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं कॉल करके किसी टोल फ्री नंबर पे, तो फिर वो आपके घर में 10 दिन के अंदर डिलीवर हो जाता है, और फिर उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। अगर आपको वो पसंद नहीं आया तो रिटर्न की जगह अगर आपको रिफ़ंड हो या फिर दूसरा कुछ प्रोडक्ट मिले। तो ये सब टेलीविज़न रिटेलिंग से पहले चालू हुआ था। दूसरा जो टाइप है रिटेलिंग का वो है CD ROM बेस्ड, जिसमें रिटेलर जो है वो एक डिस्क बनाते थे अपने कॉस्ट में, जो कि $10,000 to $50,000 रहता था, या पार्टिसिपेटिंग इन अ मल्टीपल मार्केटर डिस्क फॉर अ फी बिटवीन $1,000 to $2,500 पर मेगाबाइट ऑफ द डिस्प्ले स्पेस।
तो इसके पीछे जो बिजनेस आइडिया था बिहाइंड कैटलॉग्स इज बिल्ड नेम, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन फॉर स्टोर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, हेल्प डिटरमाइन स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स। तो एक तो टीवी था जिसके थ्रू हम ई रिटेलिंग कर सकते थे पहले, अब उसके बाद सीडी रोम का यूज़ करते थे। तो सीडी रोम क्या होता है, उसमें अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल्स और बाकी सारी चीज़ें लोड कर देना, मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी से जिसे जो है ख़रीदने वाला साउंड, फोटो, फुल मोशन वीडियो टू अ प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। तो जैसे हम कभी कंप्यूटर ख़रीदते थे पहले या फिर लैपटॉप लेते थे तो हमको 3-4 सीडी जो है किसी किसी प्रोडक्ट की वो फ्री मिलती थी, तो उसको आप सीडी रोम बेस्ड शॉपिंग समझ सकते हैं। ऑनलाइन रिटेलिंग जो है वो चालू हुआ अमेरिकन ऑनलाइन सर्विस AOL जो है उससे, उसमें वो 24 आवर एक्सेस देते थे अपने शॉपिंग एनवायरनमेंट का। होम शॉपिंग नेटवर्क के थ्रू भी होता था जिसमें 365/24/7 डेज आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन रिटेलिंग जो है वो चालू कहाँ से हुआ, तो 1989 में टू ब्रदर्स पीपॉट जो हैं उन्होंने चालू किया था ये ऑनलाइन रिटेलिंग। पीपॉट हैज़ ऑनलाइन डेटाबेस ऑफ ओवर 25,000 ग्रोसरी एंड ड्रग स्टोर आइटम्स एंड अलाउज कंपैरिजन शॉपिंग बेस्ड प्राइस, न्यूट्रिशनल कंटेंट्स, फैट्स एंड कैलोरीज एट्सेट्रा। तो पीपॉट ने चालू किया था ये ऑनलाइन रिटेलिंग वाला कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर उनके पास 25,000 ग्रोसरी, ड्रग आइटम्स और बाकी सारी चीज़ों के कंपैरिजन की लिस्ट भी थी, डेटाबेस भी था। इलेक्ट्रॉनिक कूपन हो, कस्टमर का डिस्काउंट हो, रेसिपी हो, टिप्स हो, इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते थे। पीपॉट कस्टमर्स क्रिएट देयर ओन ग्रोसरी इन देयर ओन वर्चुअल स्टोर। तो कस्टमर कैन क्रिएट रिपीटेड शॉपिंग यूजिंग लिस्ट, जैसे हमने पिछली बार जो लिस्ट ली थी सेम चीज़ उसी लिस्ट को हमने दे दिया। उसी में एक और एडअप कर लेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CUC इंटरनेशनल ऑनलाइन रिटेलिंग का पार्ट है। तो CUC जो है एक डायरेक्ट मार्केटिंग पावर हाउस है जिससे सिजलिंग पब्लिक ऑफरिंग देता है वो, जिसके थ्रू $1 बिलियन बिजनेस हम कर सकते हैं बिना किसी इन्वेंट्री के, जिसमें आपको कोई स्टोर नहीं चाहिए और कुछ एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो CUC जो है वो 1973 में आया था। एक कंपनी जो है कॉम्प यू कार्ड इंटरनेशनल इंक, जो कि कंप्यूटर बेस्ड शॉपर्स के लिए बनाई गई थी। ये सारी चीज़ें अमेरिका में हुई थी पहले, हमारे देश में ये सारी चीज़ें बहुत लेट आई। तो फोर्ब्स रीमेड CUC इनटू टेलीफोन बेस्ड शॉपिंग टोल फ्री क्लब। फोर्ब्स ने CUC को टेलीफोन बेस्ड शॉपिंग बनाया। फिर उसने एक वेबसाइट बनाई CUC.com जो कि हर प्रोडक्ट का डिस्काउंट के साथ आपको ऑफ़र बताता है। फिर CUC को भी 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया कि इंडिविजुअल के लिए है, होलसेल के लिए है और को कितना डिस्काउंट चाहिए। ऑनलाइन मेंबर्स जो हैं वो कैसे जनरेट होते हैं, हायर रिन्यूअल रेट्स, हायर यूसेज रेट या लो ऑपरेटिंग कॉस्ट के थ्रू। ई रिटेलिंग के अंदर जो पहला हमने पढ़ा वो था HSN, दूसरा था CUC और तीसरा है वर्चुअल वाइन यार्ड्स। तो वर्चुअल वाइन यार्ड्स ऑनलाइन रिटेलर है दैट क्रिएट्स टू द नीड ऑफ वाइन लवर्स हु वांट टू बाय वाइन ऑन द इंटरनेट। तो पहले ऐसा नहीं था, वाइन या अल्कोहल जो है वो ऑनलाइन नहीं मिलती थी, पर वाइन लवर्स के लिए बनाया गया। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको बताने के लिए हैं कि ऑनलाइन रिटेलिंग चालू कहाँ से हुई। तो नेटस्केप कॉमर्स सर्विसेज ने ये चालू किया था वर्चुअल वाइन वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें हर वाइन की प्राइस, पार्टिसिपेटिंग वाइनरी एज वेल एज समरी इंफॉर्मेशन, फिर टेस्टिंग चार्ट्स, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती थी, जिसमें $10 से वाइन स्टार्ट होती थी। उसके बाद हमने ऑनलाइन रिटेलिंग से बनाया वेब बेस्ड ट्रैवल एजेंसी। ट्रैवल एजेंसी से क्या होता है, हम सब कुछ घूमने जाने से पहले तय कर लेते हैं कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, किस में जाएंगे, ये सारी चीज़ें हम इंटरनेट पे बुक कर लेते हैं, जिसमें GUI इंटरफेस भी रहता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू हम होटल, एयरलाइन और बाकी सारी चीज़ों के फ़ोटोज़ और वीडियोस पहले ही देख लेते हैं। मर्सेटाइल मॉडल्स फ्रॉम कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव।
तो दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं इसके, एक होता है कस्टमर का साइड या कंज्यूमर का साइड या रिटेलर का साइड। तो सेट ऑफ या सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ अ शॉपर टेक्स इन परचेसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी जो है, जो अब हम खरीदते टाइम करते हैं, उसको हम कंज्यूमर साइड कहते हैं। और रिटेलर साइड का मतलब होता है वर्सेटाइल मॉडल जो है, ऑर्डर्स द मैनेजमेंट साइकिल विच स्पेसिफाइज द एक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट मस्ट टेक प्लेस इन फुलफिलिंग कस्टमर्स ऑर्डर। तो ये रिटेलर साइड होता है मैनेजमेंट साइकिल, जो कि सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो कि किसी कस्टमर के प्रोडक्ट को फुलफ़िल करने के लिए लगाई जाती है। मर्सेंटाइल मॉडल के जो फेजेस हैं, वो पहला है प्री परचेज प्रिपरेशन फेज़। प्री परचेज प्रिपरेशन फेज़ क्या होता है? includes search and discovery for a set of products in the large information space capable of meeting customer requirements and product selection from a smaller set of products. प्री परचेस प्रिपरेशन का मतलब होता है हम प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले जो भी हम सर्च और डिस्कवरी करते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, लार्ज इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, रिव्यूज़ पढ़ते हैं, कस्टमर की हर एक रिक्वायरमेंट से मीट करना और प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, इसको हम प्री परचेज प्रिपरेशन फेज़ कहते हैं। परचेज कम्युनिकेशन फेज़ specifies the flow of information and documents associated with purchasing and negotiation with merchants for suitable items such as price, availability and delivery dates. परचेज कम्युनिकेशन फेज़ क्या होता है? ये दोनों के लिए बताया जा रहा है, कस्टमर के लिए भी और रिटेलर के लिए भी। तो कस्टमर क्या करता है? इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एसोसिएटेड विद परचेसिंग, नेगोशिएशन विद मर्चेंट्स फॉर सूटेबल आइटम्स, जैसे कि प्राइस क्या है, कब आएगा, कब डिलीवरी होगा, ये सारी चीज़ें। पोस्ट परचेज इंटरैक्शन फेज़ क्या होता है? इंक्लूड्स कस्टमर सर्विस, सपोर्ट टू एड्रेस कस्टमर कंप्लेंट्स, रिटर्न या प्रोडक्ट डिफेक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें आप भी जानते हैं। प्री परचेज़ होता है जब हम परचेस करने से पहले उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी लेते हैं। परचेस कम्युनिकेशन जब हम प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो हमको कितने साल की गारंटी वारंटी मिल रही है, ये चीज़ें। पोस्ट परचेज मतलब अगर हमको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वो हमको रिटर्न या रिफंड मिलेगा या नहीं। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर जो है 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है इम्पल्सिव, जो कि झट से प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं। दूसरे होते हैं पेशेंट, जो कुछ कंपैरिजन्स करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि ये प्रोडक्ट सही है या वो प्रोडक्ट सही है, रिव्यू पढ़ते हैं, उसके बाद लेते हैं। एनालिटिकल बायर जो है वो रिसर्च करते हैं, बहुत दिन तक रुकते हैं, सबसे पूछते हैं और उसके बाद वो डिसीजन मेकिंग करके प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो मार्केटिंग रिसर्चर्स ओवर द ईयर हैव कैटेगराइज शॉपिंग एक्सपीरियंस इनटू 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशन में मार्केटिंग रिसर्चर्स ने कैटेगराइज किया है। पहला है आपका यूटिलिटेरियन, कैरिंग आउट अ शॉपिंग एक्टिविटी मीन्स अ प्रोडक्ट इज़ परचेज इन डेलिबरेट एंड एफिशिएंट मैनर। तो यूटिलिटेरियन मतलब एक ऐसी शॉपिंग एक्टिविटी जिसमें कि जो भी आपने ख़रीदा है वो बहुत बढ़िया तरीके से और एफिशिएंट मैनर में लिया है। दूसरा होता है हेडोनिक, एक ऐसी शॉपिंग एक्टिविटी जो कि इट इज़ फन एंड आई लव इट, मतलब शॉपिंग किसी एंटरटेनमेंट पर्पज से कर रहे हैं, उसको हम हेडोनिक बोलते हैं। टाइप्स ऑफ परचेसेस, कैसे कैसे टाइप के परचेसेस होते हैं। पहला होता है स्पेसिफिक प्लान्ड, जहाँ पे प्लान होता है, जहाँ पे शॉपर जो है वो पहले से प्लान कर लेता है कि उसको क्या लेना है, क्या चाहिए, और उसी हिसाब से वो उसको लेकर आता है। जनरली प्लान परचेजेस मतलब जो उसको चाहिए वो शॉप में नहीं है लेकिन उस कैटेगरी का दूसरा प्रोडक्ट वो ले लेता है। रिमाइंडर परचेसेस, जो ऐसे चीज़ें स्टोर है में जहाँ पे एडवर्टीज़मेंट के थ्रू मिलती हैं। और एंटायरली अनप्लान मतलब जो हमको चाहिए या नहीं चाहिए हम ले लेते हैं बस। प्री परचेज प्रिपरेशन इंक्लूड सर्च एंड डिलीवरी फॉर अ सेट ऑफ प्रोडक्ट्स इन द लार्ज इंफॉर्मेशन स्पेस कैपेबल ऑफ मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट सेलेक्शन। तो प्री परचेज
प्रिपरेशन के 3 फेज है, डेलिबरेशन, कंपैरिजन और नेगोशिएशन। तो प्री परचेज डेलिबरेशन क्या होता है? elapsed time between a consumer first thinking about the buying and actual purchase itself। कभी कभी होता है कि कोई प्रोडक्ट हम देख के सोचते हैं कि ये हम लेंगे, पर ऐसा नहीं होता कि आज हमने सोचा और अभी हम ले लें। तो वो जो टाइम बिटवीन रहता है कि आज हमने सोचा और हम परसों नरसों कभी हम उसको लेने की सोच रहे हैं या महीने बाद लेने की सोच रहे हैं, तो वो elapsed टाइम ही प्री परचेस डेलिबरेशन होता है। जैसे कि परचेज ऑफ अ न्यू कार इन्वॉल्व्स एन अप्रिशिएबल टाइम लैग बिटवीन इनिशिएशन ऑफ द इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस एंड द डिसीजन। जब हम कार खरीदने की सोचते हैं तो सोचते ही हम कार नहीं खरीद लेते, हम रिसर्च वर्क करते हैं, हम पैसे देखते हैं और फिर लेते हैं कार। तो इसके अंदर आता है कि कितना टाइम बायर जो है स्पेंड कर रहा है शॉपिंग पे, कस्टमर का डिसीजन टाइम कितना है, टेक्नोलॉजी के थ्रू उसने डिसीजन टाइम को कम कैसे किया, और शॉपिंग एनवायरनमेंट से कस्टमर हैप्पी है या नहीं। नेगोशिएशन का प्रोसेस मतलब बार्गेनिंग होता है। कंज्यूमर सर्च डाटा सबसे पहले निकाला जाता है कि क्या चाहिए, कैसे चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल सर्च होता है जिससे कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो न्यू सप्लायर्स के लिए चेंज अडेप्ट करता है न्यू प्रोडक्ट या न्यू सर्विसेज के लिए। परचेज कंसमेशन कैसे होता है कि आफ्टर आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट टू बी परचेज, तो बायर और सेलर को हमेशा इंटरैक्ट करना चाहिए मर्चेंटाइल इंटरैक्शन में। इट इज़ डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन बायर एंड सेलर फॉलोड बाय नेसेसरी पेमेंट। तो सिंपल मर्चेंटाइल प्रोटोकॉल जो है, सबसे पहले क्या होता है, बायर कांटेक्ट करता है वेंडर को परचेसिंग के लिए, वेंडर उसको प्राइस बताता है, अगर सेटिस्फाइड है तो बायर ऑथराइज कर देता है, एनक्रिप्टेड मैनर में पेमेंट कर देता है, वेंडर वेरीफाई करता है एनक्रिप्टेड बिलिंग पेमेंट को, फिर बिलिंग सर्विस डिक्रिप्ट करता है, डिटेल्स लेता है, चेक बायर के अकाउंट में डालता है, और उसके बाद बिलिंग सर्विसेज होती है। तो वेंडर क्या है, प्रोडक्ट डिलीवर करता है, गुड्स रिसीव करने के बाद बायर साइन करता है और डिलीवरी रिसिप्ट एक्सेप्ट करता है। पोस्ट परचेज इंटरैक्शन में क्या करता है, कस्टमर वैल्यू प्राइस एंड कॉस्ट, रिफंड ऑल पेमेंट्स, अफेक्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कंपनी प्रोफाइल एबिलिटी फॉर ईयर्स। तो पोस्ट परचेज इंटरैक्शन में क्या होता है, अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब निकला, हमको अच्छा नहीं लगा, हमने जो सोचा था वो नहीं मिला, तो रिफ़ंड करते हैं, रिप्लेस करते हैं, और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन जो है वो पर्टिकुलर कंपनी को लेके बहुत सालों तक ख़राब हो जाता है। मैनेजमेंट चैलेंज इन ऑनलाइन रिटेलिंग, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, रिटेल एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इश्यूज़ है, जैसे एडवर्टाइजिंग कैसे होगी, प्रोडक्ट डिस्प्ले, ब्रांड कैटेगरी, प्राइसिंग इंसेंटिव्स। फिर रिटेल ऑपरेशन इश्यूज़ है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टमर की क्वालिटी सर्विस। रिटेल मैनेजमेंट इशू में लोकेशन और डिसीजन मेकिंग और रिटेल पॉलिसीज़। चैलेंजेस इन ऑनलाइन रिटेलिंग या रिटेलिंग स्ट्रैटेजी में है, क्वालिफाइंग अ कस्टमर को पहले कैसे आप क्वालिफाई करें कि क्या है, कैसा है, कस्टमर की नीड को समझना, उसके परचेसिंग प्रोसेस को समझना, ऐसा प्रेजेंटेशन बनाना जो कि कस्टमर के लिए आसान हो समझने में, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, नेगोशिएशंस विद द कस्टमर, सेल को क्लोज करना, बिल्डिंग ऑनगोइंग रिलेशनशिप थ्रू द सर्विसेज, रिटेलर की लाइफस्टाइल, वॉइस ऑफ इमेज। मैनेजमेंट चैलेंज इन ऑनलाइन रिटेलिंग, मैनेज चैनल कॉन्फ्लिक्ट, अगर कुछ दिक्कत आ गई पेमेंट गेटवे में या फ्लिपकार्ट आपके पिन कोड पे ऑर्डर नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें। ब्रांड मैनेज करना, इंसेंटिव्स रखना, लेआउट रखना ऑनलाइन स्टोर का। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी ई कॉमर्स और रिटेलिंग के अंदर। थैंक यू।